हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रीतिकाल के एमसीक्यूज। रीतिकाल के एमसीक्यूज करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 100+ जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं लेकर आई हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो करते हैं एक बार, क्योंकि रीतिकाल मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है या देखने का इच्छुक हो तो वो देख सकता है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 खंडों में भागा बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो रीतिकाल तक मैं करवा चुकी हूँ। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। आपको हर काल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रीतिकाल के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए और एचएससी, एचपीएससी और जितनी भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीतिकाल के एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो रीतिकाल का शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या पाई है, यानी कि क्या बताई है। ये हमने पढ़ा था रीतिकाल का, जब नामकरण पढ़ा था तो आपको बताया था। इसका आंसर होगा, आप अपने आप को जज कीजिए, वीडियो को रोक रोक कर आप अपनी तरफ से आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मेरा सुन लेना। ठीक है, तो इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा, कितना आप याद कर पाए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की जो समय सीमा है, इसका ऑप्शन होगा सी, 1643 से 1843 ईस्वी तक मानी है। नेक्स्ट है, और अगर संवत की बात करें तो संवत होगा 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत। ये कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं। तो ये विक्रम संवत है और यहाँ पर सन दिया गया है। तो मैंने बताया था कि विक्रम संवत से अगर आपको सन निकालना है तो इसमें से आप 57 माइनस कर दें। 57 माइनस करने पर आपकी ईस्वी निकल आती है और ईस्वी में 57 प्लस करने पर आप विक्रम संवत आपकी बन जाती हैं। तो ये था आपका पहला ही प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल का नामकरण किस आधार पर किया गया। तो ये पढ़ाया था जब, आपको अच्छे से बताया था। ऑप्शन है, इसमें रीति तत्व की प्रधानता है, इसमें रस का निरूपण अधिक हुआ है, इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप नाम से ही पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रीति तत्व की प्रधानता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम। नंदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति तत्व है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हूँ। और यूजीसी नेट के लिए जो मैंने पढ़े थे, जिस बुक को मैंने फॉलो किया था, उसी बुक के एमसीक्यूज हैं। और यूजीसी नेट लेवल तक के ये एमसीक्यूज है, इससे बाहर आपका कहीं पर भी नहीं आता है। और इससे ज़्यादा अगर आपने ये पढ़ लिए, इस तरीके जो पढ़ाया है वो पढ़ लिया और ये एमसीक्यूज आपने कर ली, तो आपका रीतिकाल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नंदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति तत्व है। तो नंदास के आपको पता है साहित्य लहरी, ये नंदास के नहीं है। इनकी है रास पंचाध्यायी, हित तरंगिणी या रस मंजरी। तो आपको पता है हित तरंगिणी तो कृपा राम की है, साहित्य लहरी सूरदास की है। पहले आपके 2 ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं। तो नंदास का इसका जो रीति तत्व है कौन सी रचना में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस मंजरी में। ठीक है, रास पंचाध्यायी पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये रोला छंद में लिखी गई है। जब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, ये प्रश्न पूछा था कि रास पंचाध्यायी कौन से उसमें दोहे में रचित है, तो ये रोला में है। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का है। रीतिकाल का आपको पता है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अलंकृत काल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्य काल। तो ये इसका ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही नाम जो है रीतिकाल के हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का क्या नाम दिया। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। ऑप्शन है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल,
अलंकृत काल, मध्यकाल या रीतिकाल? तो आप बताइए इसको। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आ जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति ग्रंथ का तात्पर्य क्या है? रीति ग्रंथ का तात्पर्य क्या है? तो इसका आपको बताना है। ऑप्शन ए है लक्षण ग्रंथ, काव्यांग निरूपक ग्रंथ, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, रीति ग्रंथ का तात्पर्य है लक्षण ग्रंथ और काव्यांग निरूपक ग्रंथ, ये दोनों ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, ये कथन किस विद्वान का है? देखो, इस तरीके के कथन जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और आजकल तो पीजीटी एस्टेट में भी पूछे जाने लगे कि ये किसका कथन है। तो आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है आप बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य कोटि में नहीं आते, इन्होंने आचार्य कोटि में उनको नहीं माना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 100+ के आसपास मैं यहाँ पर प्रश्न ले आई, सभी प्रश्न जो है आपके महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 8 है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? लक्षण ग्रंथ लिखने वालों को आपको पता है रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे उन कवियों को क्या कहा गया? रीतिबद्ध कवि कहा गया। बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? तो ये आप बताएंगे बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन तीनों ही हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे वो रीतिबद्ध कहलाई और बिहारी जो हैं रीति सिद्ध वर्ग के कवि हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिबद्ध है? देखो, मैंने बताया था जब पढ़ा रही थी किसी तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा कवि रीतिबद्ध है? केशव, घनानंद, बिहारी, ये सभी। तो बताया था बिहारी जो है रीतिबद्ध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाता है, ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाता है। तो आपको बताना है केशव या घनानंद। अब घनानंद जो है ये रीति मुक्त के हैं और बिहारी हैं वो रीति सिद्ध के हैं। तो रीतिबद्ध जो कवि है वो कौन हुआ? केशव हुआ। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि रीति मुक्त वर्ग में है? रीति मुक्त में मैंने बताया था घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये सारे जो कवि हैं ये सारे किस में आ जाएंगे? ये रीति मुक्त वर्ग में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घनानंद, आलम, बोधा, तो ये सभी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जगत दिनोद के रचयिता कवि कौन है? जगत दिनोद के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है आपको बताना है ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर केशव, पद्माकर, सेनापति और भूषण। पद्माकर, केशव, सेनापति। तो जगत दिनोद किसकी है? आपको पता है अच्छे से, पद्माकर की। अगर रचनाएं आपने याद करी होंगी, जिसने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से वीडियो डाल रखी है। रचनाकार, रचनाएं और उनका वर्ण विषय एक ही वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। आप SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रीतिकाल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता की है। तो ये भी मैंने बताया था वीर रस में किसने की है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा, भूषण ने की है। शिवा बावनी, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न सूचियों का सही मिलान कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, पीजीटी एस्टेट में भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर होगा, मिलाइए इनको जल्दी से। तो रस पीयूष निधि किसकी रचना है? रस राज किसकी है? आप इनमें से इनका ऑप्शन देख सकते हैं। 14 का जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ थोड़ा सा।
ये आ जाता है। ऑप्शन आपको ढूंढना है इसका। प्रश्न नंबर 14 का, ऑप्शन जो है इसका हम पहले मिला लेते हैं। तो ए का होगा रस राज जो है ये किसकी है, मतीराम की है। और जो रस विलास है वो किसकी है, ऑप्शन बी का जो रस विलास है ये देव की है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास ये बताया था मैंने। रस राज जो है मतीराम की है, रस विलास देव की है। रस पीयूष निधि जो है ये किसकी है, रस पीयूष निधि ये हो जाएगी आपकी, ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की है। और जो बच गया आपका अलंकार भ्रम भंजन ये ग्वाल कवि की है। किसकी है ये, ग्वाल कवि के है। तो ए का दूसरा ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो ये ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको इस तरीके से आपने रचनाएं याद की हैं तो अच्छे से आपकी याद भी हो जाएंगे कि कौन किसकी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के परिवर्तन का श्रेय दिया है, किसको दिया है। आचार्य आप देखो सब अलग अलग मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था कि प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में काल के हिसाब से करना है उनका। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा। तो मैंने बताया था कि आप जब अपने नोट्स तैयार करें तो इस प्रकार से उनको जन्म तिथि के हिसाब से आप क्रम से लगा लें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है तो सबसे पहले 1565 के आसपास केशव का है, फिर उसके बाद आता है बिहारी, भूषण, देव, फिर आता है घनानंद। ठीक है, ऐसे ही मैंने याद किए थे केशव, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, घनानंद, ये मैंने भी क्रम से याद किए थे। तो ये आप ऐसे क्रम से याद कर लें तो जो भी 4 पूछे हैं आप फटाफट इसको टिक कर सकते हैं। तो जो नोट्स बनाए वो आप क्रम से बनाते जाएं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की नहीं है, आप इसमें से बताएंगे। रीति निरूपम आपको पता है इसकी प्रवृत्ति थी। अब प्रवृत्तियां अगर आपने पढ़ी हैं तो आप बता पाएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति वाला प्रश्न तो किसी बच्चे ने देखा ही नहीं और प्रवृत्तियां वाला मैंने पढ़ा रखा है लेकिन उसके व्यूज बहुत कम हैं। तो चमत्कार प्रदर्शन भी था क्योंकि आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है, इसकी प्रवृत्ति सदाचार पर बल, इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा काव्य ग्रंथ केशव का नहीं है, केशव का कौन सा है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो विज्ञान गीता जो है ये केशव की है, कवि प्रिया भी केशव की है, रसिक प्रिया भी केशव की है, जो रस राज है ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार थे। शिवा बावनी मैंने बताया था अभी, ये रचना जो है भूषण की है, शिवा बावनी जो है भूषण की है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोग परक था, ये कथन है, ये कथन किसका है, प्रश्न बताइए। सभी तरीके के प्रश्न जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न किसका है ये कथन जो है श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोग परक था। तो ऑप्शन देखिए आप, इसका जो राइट ऑप्शन होगा भगीरथ मिश्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित पंक्ति किस कवि की है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो ये पंक्ति जो है बिहारी की है, भूषण बिनु न विराजिए, ये बिहारी की तो नहीं है भाई। तो ये जो पंक्ति है भूषण बिनु न विराजिए कविता, ये कविता वनिता मित पंक्ति किस कवि की है, ये बिहारी की है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर किसी को लगे कि इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए।
तो ये आपको बतानी है। मैंने आपको याद करवाया था भिखारी के काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, निर्णय हमेशा ये दोनों भिखारीदास के हैं। और जगत दिनोत जो है ये पद्माकर की है। और भूषण की कौन सी है? शिवराज भूषण है। और काव्य विवेक किसका बचा? काव्य विवेक कवि कल्पतरु, तो ये किसकी बच गई? काव्य चिंतामणि की बच गई। तो ये इस तरीके से आप अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 23 का आपका आंसर करना है। तो बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से अलंकारवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य तो आपको पता ही है। तो अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? केशव हैं। और रसिक प्रिया किस प्रकार का ऋतिक ग्रंथ है? रसिक प्रिया जो ग्रंथ है ये केशव का है। तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा? अलंकार निरूपक, रस निरूपक, नायिका भेद निरूपक, बी और सी दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, ये दोनों हैं इसमें रसिक प्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन किस आलोचक का है? तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर देना है। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। केशव की किस कृति को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब पूछा जाता है पेपर में। तो रामचंद्रिका को जो है, केशव की कृति जो रामचंद्रिका है उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, केशव का जीवन काल क्या है? प्रश्न नंबर 28 आपको बताना है। तो केशव का जो जीवन काल है वो 1555 से लेकर, सॉरी मैंने जब 1565 बोला था, 1555 से 1617 ईस्वी इनका जीवन काल है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग अंग तरंग उठे धूती की परी है, पनो रूपु अबे घर चवे, ये पंक्ति किस कवि की है? प्रश्न नंबर 29 का आपको आंसर करना है। देव की, केशव की, घनानन की या सेनापति की? तो प्रश्न नंबर 29 का जो है राइट ऑप्शन होगा बी, ये पंक्ति जो है घनानन की है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। फिर से वही सूचियां आ गई हैं आपकी, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ। प्रश्न नंबर 30 का जो है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन भी आपको दिखने चाहिए, इसमें तो मैंने टिक भी लगा रखा है। तो जो प्रश्न है इसका, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर, जो ए है, ए जो है ये जो पंक्ति है ये बिहारी की है। और यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार के धार पे धावनो है, ये जो पंक्ति है, बी पंक्ति जो है ये बोधा की है। और रावरे रूप के रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारिये, तो ये जो पंक्ति हैं ये घनानन की हैं। और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरी आइयो खेलन होरी, तो ऑप्शन जो डी है उसका रह गया ये पद्माकर की है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? प्रश्न नंबर 31 का बताना आपको, कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? शिवराज भूषण, अलंकार चिंतामणि, रामचंद्रिका और पद्माभरण, तो कौन सा नहीं है? 31 का राइट ऑप्शन होगा रामचंद्रिका, ये रीति ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 की तरफ हम बढ़ेंगे, 32 की तरफ थोड़ी सी ये धुंधले आगे यहाँ पर। यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। ये विचार रीतिकालीन नारी के विषय में किस समीक्षक के हैं? प्रश्न नंबर 32 में बता रहा है, ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, आपको पता है ये तो आएगा ही नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
तो प्रश्न नंबर 32 का राइट ऑप्शन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखना इस तरीके के आप अलग से रटेंगे। अगर आपने डिटेल से पढ़ी है तो ये प्रश्न आपको करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। रीति काव्य की भूमिका के लेखक हैं, इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो रीति काव्य की भूमिका, ये जो ग्रंथ है ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ये कथन किसका है? यानी कि ये बात कहिए कि केशव के जो संवाद हैं, यानी कि पात्रों के जो संवाद हैं, वो पात्रों के अनुकूल क्रोध भी है, उनमें उत्साह भी है, ठीक है, और सुंदर व्यंजना भी है। तो ये वाकपटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा युग केशव की संवाद योजना में है? कौन सा युग केशव की संवाद योजना में है? तो केशव की जो संवाद योजना के बारे में बता रखा है, पात्रानुकूलता, नाटकीयता, व्यंजना, सौंदर्य और ये सभी। तो 35 का जो है सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कोख चापी तुम्हें जो सागर सतनहात बखानिए। इस पंक्तियों में संवाद योजना की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये आपको बताना है 36 का। तो कौन सी संवाद योजनाओं की आपको विशेषताएं बतानी है? तो इसमें आ जाएगा वाकपटुता का भी पता चल रहा है और राजनीतिक दावपेच का भी पता चल रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया। तो ये जो अलंकार भ्रम मंजन है ये जो है इनका नहीं है, केशव का नहीं है। ये ग्वाल कवि का था, थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। बिहारी का जो जीवन काल है वो आपको बताना है कि बिहारी के जीवन काल की जो समय सीमा है वो 1595 से लेकर 1663 ईस्वी तक है। तो प्रश्न नंबर 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी ने कितने ग्रंथों की रचना की? 2, 1, 3, 4। तो आपको पता है कि बिहारी ने जो है एक ही रचना बिहारी सतसई लिखी थी और वही उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ थी। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न नंबर 40 का आपको राइट आंसर बताना है। मानसिंह, शाहजहां, जयसिंह या उदय सिंह। तो बिहारी किसके दरबारी कवि थे? प्रश्न नंबर 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जयसिंह के दरबारी कवि थे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। तो आपको पता है इसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर जगह ये पूछा जाता है कि अप्रस्तुत के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस या वीर रस। तो ऑप्शन 42 का जो है सही आंसर होगा श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पढ़ाया था तब आई थी उस वक्त की ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सनी कजल चख झख लगन उपजीव्यो सुदिन स्नेह, क्यों न नरपति है भोगवे लही सुदेश सब देह। इस दोहे में बिहारी के किस ज्ञान का परिचय मिलता है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? बिहारी जी की हैं। तो इसमें किसका पता चलता है? ज्योतिष का पता चलता है। यह विंसत नग राखी के, क्यों न सुजास जग लेहु, जरी विषय विषम जुर जाइए, आय सुदर्शन देहु। ये जब मैंने पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था कि बिहारी के बारे में जब अगर आपने डिटेल से पढ़ी है तो इस तरीके के प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे देंगे। तो इसमें किसके बारे में आपको पता है कि बुखार और ज्वर की बातें हो रही है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आता है तो आप समझ जाएंगे इसमें आयुर्वेद की जानकारी की बातें हो रही हैं।
बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुंच गया है। ये पंक्ति भी आई थी जब हम डिटेल पढ़ रहे थे। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, नगेंद्र का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तो ये जो कथन है, ये प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है आपको। ये भी मैं फिर से थोड़ा छोटा करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा प्रश्न नंबर 46 का आपको देखना है। तो आपको देखने हैं, वैसे हम पहले मिला लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ए का जो है, पत्रा ही तिथि पाइये वह घर के चहु पास। तो ए का जो है, ये पंक्ति जो है बिहारी जी की है। ये पंक्ति जो है बिहारी जी की है पहली। तो ए का दूसरा, ठीक है, सिंधु तरियो उनको वनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। तो बी का जो है, ये पंक्ति जो है ये केशव की है। आशा गुण बांदी के भरोसे सिल धरी छाती। तो ऑप्शन जो सी है, ये पंक्तियां जो है ये घनानन की हैं। और ये बच गया जो ये पद्माकर की हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ये देख लेते हैं एक बार फिर से। ये तो मैंने सरका दिया, तो ऑप्शन जो है इसका बी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये कथन किस आलोचक का है और किसके बारे में है? मतलब शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये सही बात कही है उन्होंने। इसमें सच्चाई, मतलब वास्तव में जो वीरता थी, जो सच्चाई थी उसमें, उसी का वर्णन किया है। ये कथन किस आलोचक का और किसके बारे में है? तो आपको पता है ये कथन तो जो है भूषण के बारे में है। और किस आलोचक का है आपको ये बताना है। तो ये है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और भूषण के काव्य के बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। सबरन के ऊपर की हाडो रहीबे के जोग ताही खड़ो कियो 6,000 के नियरे। तो ये कथन संबंधित है, ये किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 48 का आपको बताना है। तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है। तो 48 का आ जाएगा, ये कथन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये कथन समझे इन सब से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण का जीवन काल इनमें से क्या है? तो भूषण का जीवन काल बताना है आपको। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। तो भूषण का जो जीवन काल है ये 1613 से लेकर 1715। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा काव्य ग्रंथ भूषण कृत नहीं है? तो भूषण कृत आपको बताना है शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों भूषण के हैं। जो कवि प्रिय है ये केशव का है, भूषण का नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि आप देख रहे एक ही शब्द एक से अधिक विजन यहाँ भी आ रहा है, विजन यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और ये शिथिल यहाँ भी आ रहा है। एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और उनके जो अर्थ होते हैं अलग अलग होते हैं, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। भूषण के काव्य में किस प्रकार रस की प्रधानता है? आपको पता है वीर रस की प्रधानता है। रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध वीर रस में कविता करने वाले रीतिकालीन कवि हैं। तो कौन से आ जाएंगे? 53 का जो आंसर है वो वीर रस में आपको पता है भूषण ने की है। कौन सी विशेषता भूषण के काव्य में है? तो ये बताना आपको। वीर रस की प्रधानता आपको पता है, शिवाजी के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, राष्ट्रीयता, ये सभी। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की काव्य कला में कौन सा गुण नहीं है? भूषण की काव्य कला का गुण बताना है। अलंकार योजना, वस्तु वर्णन, वीर रस की योजना, ये सारा सही है। भाषा का जो अनुपम सौंदर्य है ये इनकी
कौन सा ये गुण उनके काव्य कला में नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, घनानन रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? ये आपको पता है अच्छे से। ये जो घनानन थे ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। घनानन का जीवन काल कब से था? हर कवि के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। तो घनानन का जो जीवन काल था ये 1670 से 1729 था। घनानन की प्रेमिका का क्या नाम था? ये भी बताया था मैंने, सुजान। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा हम। इनमें से रीति मुक्त स्वच्छंद धारा का कवि कौन नहीं है? तो घनानन, बोधा, आलम और ठाकुर ये सारे रीति मुक्त के थे, तो इनका ऑप्शन जो है ये इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की है? कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की है? प्रश्न नंबर 60 की तरफ आपको बताना है। स्वच्छंद प्रेम का चित्रण बिल्कुल सही है। लाक्षणिकता का प्रयोग बिल्कुल सही है। विरह वर्णन की प्रधानता बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति सूधो स्नेह को मारक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, हमेशा पूछी जाती है। तो प्रश्न नंबर 61 का जो है ये घनानन की पंक्ति है, आपको सीधे तौर पे याद कर लेनी है। घनानन के काव्य में प्रधानता है कृष्ण भक्ति की, वियोग श्रृंगार की, वीर रस की, नीति की। तो आपको पता है सुजान नामक प्रेमिका के विरह में इन्होंने रचना की, तो ये वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार की है, प्रधानता है। इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावादी काव्य की नहीं है? प्रश्न नंबर 63 स्वच्छंदतावादी काव्य की बतानी है कि विशेषता नहीं है। इंद्रियानुभूति के स्थान पर हृदयानुभूति की प्रधानता ये तो है। आत्म प्रधानता और व्यक्ति परकता का होना ये भी बिल्कुल सही है। भाव प्रदान अधिक होना ये भी बिल्कुल सही है। तो जो कौन सी विशेषता नहीं थी? चमत्कार प्रदर्शन की भावना होना, ये इनकी विशेषता नहीं थी। प्रश्न नंबर 63 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानन ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं, ये कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, मनोहर लाल गौड़, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो क्या आ जाएगा इसका? रामधारी सिंह दिनकर। 64। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सावरे रूप की नीति अनुपन्यो न्यो नो लागत जो जो निहारिये, इस पंक्ति में रावरे शब्द का प्रयोग किसके लिए कवि ने प्रयोग किया है? प्रश्न नंबर 65 का जो आंसर है रावरे रूप की, ये आपको पता है ये घनानन की है, और ये किसके लिए आ जाएगा? सुजान के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐरे निर्दयी तो ही दया उपजाई हो से क्या व्यक्त होता है? प्रश्न ऑप्शन है इसके, प्रिय निर्दय है, प्रेमी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, प्रेम की एक निष्ठता एवं अनन्यता, ये सभी। तो आपको बताना है 66 का जो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानन ने किस भाषा में काव्य रचना की? घनानन का बताना है आपको। 67 का जो आंसर होगा, तो आपको पता है सारा जो रीतिकाल है ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखा गया था। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। घनानन के विषय में ये कथन किसका है? ये लास्ट में मैंने आपको बताया भी था जब पढ़ाया था। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। ये तो भाई फोटो बिल्कुल साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा चलेगा? नहीं, हाँ ऊपर वाला प्रश्न ही थोड़ा सा इस टाइप का है, देख लेते हैं हम बीच में। ये घन आनंद जीवन दायको कछु मरियो पीर किए, ये पंक्ति हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। ये थोड़ी साफ नहीं दिख रही है, तो इसमें अलंकार बताना आपको। इसमें अलंकार आ जाएगा श्लेष। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी एक पंक्ति है, ये भी छोड़ देते हैं हम, ये साफ दिख रही है, यहाँ से देख लेते हैं। घनानन की भाषा की विशेषता नहीं है, यहाँ पर घनानन की भाषा की विशेषता नहीं है बताना है। लाक्षणिकता है, ब्रज भाषा शब्दों की तोड़ मरोड़, ये भी सही है। उक्ति वैचित्र्य, ये भी सही है।
खड़ी बोली का जो प्रयोग है ये इनकी भाषा की विशेषता नहीं है। निम्न कवियों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए, तो ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था चिंतामणि, बिहारी, भूषण देव, घनानन, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये बताना है आपको ये किस किस की है। विज्ञान गीता जो है ये केशव की है और विरह वारिस ये बोधा की है। तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये किस किस का है, यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं। जो विरह वारिस है बोधा की, ए का ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 जो है एक में ही है, तो इसका जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घनानन का प्रेम किस प्रकार का है, तो ये आपको बताना है। घनानन का प्रेम किस प्रकार का है, प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर आपको बताना है विषम प्रेम है। उभयनिष्ठ प्रेम नहीं है, विषम प्रेम है। घनानन किस राजा के दरबार के मीर मुंशी थे, तो आपको बताना है घनानन कौन से राजा के दरबार में थे। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की भाषाओं में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, तो ये कथन किस समीक्षक का है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन जो होगा ये आपको बताना रामविलास शर्मा का, नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, तो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये कथन किसका है। प्रश्न नंबर 77, तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतिकाल में कवित रत्नाकर किसकी रचना है। कवित रत्नाकर जो है ये किसकी रचना थी, आपको पता है ये सेनापति की रचना थी। कौन सी रचना रीति ग्रंथ है। यमुना लहरी, भाषा भूषण, छत्र प्रकाश, हमीर हट। प्रश्न नंबर 79 का बताना है आपको, तो जो भाषा भूषण है ये रीति ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है। रीतिबद्ध आपको पता है कि घनानन, बोधा, आलम और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध नहीं हैं। ये तीनों जो हैं ये रीतिबद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। छत्र प्रकाश किसकी रचना है, तो ये लाल कवि की है, महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है। हिम्मत बहादुर विरुदावली के रचयिता कौन है, ये प्रश्न आपको बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ये पद्माकर की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना देव कवि की नहीं है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास। मैंने बताया भाव, भवानी, जाति, रस, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो कौन सी रचना इनकी नहीं है, 83 का जो है रस मंजरी इनकी नहीं है। अमीय हलाहल मद भरे स्वाय श्वेत रत्नार, इस पंक्ति के रचयिता हैं। पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता ये किसकी है, अमीय हलाल मैंने कर रखी थी, हलाहल, तो ये रसलेन की है और ये पूछी भी गई थी एक बार एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आई गुरु एक नारी लही सम रस में किए लोचन जगत में बिहारी की किस जानकारी का बोध होता है। तो प्रश्न नंबर 85 का बताना है कि बिहारी के जो ज्योतिष शास्त्र का इससे पता चलता है, जैसे कि मंगल बिंदु सुरंग ग्रहों के बारे में ये बातचीत हो रही है। सुजान हित प्रबंध के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 86, तो बताना है घनानन, मंडन, रसनिधि, आलम, तो ये हो जाएगी घनानन की रचना है। कुशल विलास के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 87, कुशल विलास किसकी है, तो ये कुशल विलास जो है रचना देव की है। और प्रश्न नंबर 87 का डी है, सांसन सांसन ही में समीर गयो अरु आंसुअन ही सब नीर गयो ढरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति आपको बतानी है। ये पंक्ति है देव की, बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये जो पंक्ति हैं ये पंक्ति है हमारी
प्रश्न नंबर 89 का बताना है आपको 89 का, तो ये पंक्ति देव की है। इस तरीके से अगर आप पंक्तियां करेंगी साथ साथ तो आपको याद होती चली जाएंगी। अगर इकट्ठी पंक्तियां अगर आप एक ही जगह पर याद करते हैं तो वो नहीं हो पाती हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 90 और इसका आपको बताना ये पंक्तियां हैं, फिर पंक्तियां थोड़ी सी बहुत बड़ी हैं और ये इनके ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहली जो पंक्ति है, सुनत पथिक मुँह महा निसी सुवह चलत उही गाय। तो ए का जो ऑप्शन है ये ए का आपका दूसरा है ये। तो ये पंक्ति जो है ये बिहारी की है। इतनी सारी पंक्तियां तो मुझे भी ध्यान नहीं है। विरह विथा की भूरी आँखिन में राख्यो पूरी धुरी तीन पायन की हाहा नेकवाने दे। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति हो जाएगी पंक्ति बी जो है ये घनानन की है। तो इस तरीके से आप मिला लेंगे तो ये जो दूसरी पंक्ति है ये घनानन की है, ये पंक्ति जो थी आपकी बिहारी की है। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूपी गई तनु की तनुता करी। ऑप्शन जो सी है इसका आंसर हो जाएगा ये देव की है। ऑप्शन सी जो है ये देव की है। और जो बच गया ये किसकी रह गई, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चवाई शीस खोटी भई संपत्ति चकता के घराने। तो जो बच गई ये किसकी बच गई, भूषण की बच गई। तो ये जो है भूषण की है, ये जो है भूषण की है। और ये किसकी थी, जो पहली पंक्ति थी ये हमारी बिहारी की थी और ये घनानन की थी और ये देव की थी। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्रसाल कहाँ के शासक थे जिनकी वीरता का वर्णन भूषण ने किया है। छत्रसाल कहाँ के शासक थे ये बताना। प्रश्न नंबर 91 में छत्रसाल कहाँ के शासक थे, ग्वालियर के, उज्जैनी के, पन्ना के या झांसी के। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना के थे। किस कवि की पालकी में महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भूषण किया जाएगा, 92 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केली के रीति अघाने नहीं दिन ही में लला पुनीत घात लगाई, ये पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है। तो ये बताना आपको प्रश्न नंबर 93 का है, ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये है मतीराम की है। पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं इसमें, आप साथ साथ याद करते रहें तो याद हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित ललाम के रचयिता, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जाता है ये भी। तो भूषण है, देव है, मतीराम है या जसवंत सिंह है। तो ललित ललाम बताना है आपको किसकी रचना है, तो ये मतीराम की है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सी रचना मतीराम की है ये बतानी है आपको, व्रत कौमुदी, रस राज, अलंकार पंचाशिका या ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। ये सारी जो रचनाएं हैं तीनों की तीनों ये मतीराम की हैं। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 96 का बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसमें परिसंख्या ये अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस ये लास्ट है हमारे। कै सोनित वलित कपाल, ये किस कापालिक काल को, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ये पंक्ति बतानी है आपको कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है केशव की। कवि कुल कल्प तरु के रचयिता, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में खूब पूछी जाती है, इसका आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 98 का जो राइट आंसर होगा ये चिंतामणि की है। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचु है चले ते तो ऊंची होई। इस दोहे में किस तत्व की प्रधानता है। तो ये आपको पता है कि ये नीति तत्व की इसमें प्रधानता है।
भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। डॉक्टर नगेंद्र ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो ये रीतिकालीन कवियों के बारे में कहा है या किसके बारे में कहा है, ये आपको बताना है। ये मैंने पढ़ाया था, तब भी बताई थी कि ये कथन जो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है ये रीतिकालीन कवियों के बारे में कहा है, किसी एक कवि के बारे में नहीं कहा। अब इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, स्थापना वाले यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले हिंदी के सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। तो ये बात आपको बतानी है, सही है या गलत है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है जब हमने डिटेल पढ़ी थी। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति एवं विवेचन की आवश्यकता होती है, इसका इनमें अभाव था। तो ये जो दोनों ही तर्क हैं ये बिल्कुल ये सही है। स्थापना और इस स्थापना का जो ये तर्क दिया गया है ये बिल्कुल इसी के संदर्भ में है, दोनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है और प्रश्न नंबर 102, बिहारी का वियोग वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया। ये आपको स्थापना मतलब ये दिया गया है आपको, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने अभी डिटेल में पढ़ा था। और इस स्थापना के साथ इसका तर्क दिया गया है कि वियोग का ऊहात्मक एवं अस्वाभाविक वर्णन बिहारी ने अधिक किया है, इसमें विरह जनिकृष्टता एवं ताप का वर्णन है। देखो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, नहीं तो ये एक ही बात थी और एक ही जगह थी, एक ही कवि के बारे में कही गई थी। तो ये जो दोनों ही हैं ये सही हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न और रहता है, रीति काल में रीति निरूपण की प्रधानता है, ये आपको बताना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रीति काल में रीति निरूपण की प्रधानता है। तो इसी के संदर्भ में तर्क दिया गया है कि रीति काल के सभी कवियों ने काव्यों का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे। देखो सभी कह दिया, अब सभी कवियों ने तो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, तो ये बात क्या हो जाती है आपके यहाँ पर गलत हो जाती है और ए हमारा सही है। तो ए सही और आर गलत, तो ये ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। और इसी तरीके से आप आदिकाल के भी एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं, आदिकाल और भक्ति काल के भी मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप देख लें। और आपको किसी भी काल के या किसी भी प्रकार के एमसीक्यूज़ की या जो भी टॉपिक आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें कि मैम आप ये टॉपिक करवाएं, तो उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा।